से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का। 19 सप्टेंबर मंगळवारच्या दिवशी गणेश चतुर्थी आणि त्याच दिवशी म्हणजे गणेश चतुर्थीच्या दिवशी नवीन संसद भवनाचा श्री गणेशा झाला आणि त्याच दिवशी मित्रांनो नवीन संसद भवनात पहिल्याच दिवशी महिला आरक्षणाचं बिल मांडण्यात आलं। मित्रांनो, जर महिला आरक्षणाचं बिल दोन्ही सदनात पास झालं तर नेमकं कोणत्या ठिकाणी महिलांना ही 33% आरक्षण देण्यात येणार आहे। तसेच महिला आरक्षणाचं बिल लोकसभा किंवा राज्यसभामध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले का, आणि जर यापूर्वी मांडण्यात आले असेल तर आतापर्यंत महिला आरक्षणाचं बिल पास का झाला नाही, याची संपूर्ण माहिती आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहे। त्यापूर्वी तुम्ही आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आले असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला असाच नवनवीन व्हिडिओ भेटत राहणार आहे। चला मग मित्रांनो व्हिडिओ सुरू करूया। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है, उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 330 ए जो लोकसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। नया अनुच्छेद 332 ए जो राज्यों की विधानसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। और इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है, उसमें भी 1/3 सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्माननीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश इसी बिल से होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है,
फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। जो प्रयास है ये वो 5वां प्रयास है। पहली बार ये महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में 2 बार अटल जी ने, 4 बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था? किसके कारण पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मंशा अधूरी थी? या कुछ लोगों ने इस प्रकार का किया कि आगे हो ही न पाए? मान्यवर, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले इस संविधान संशोधन विधेयक 81वें संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर 1996 में आया, देवगौड़ा जी लाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, इसका पूरा यश कांग्रेस पार्टी में के अकाउंट में डालना है तो डाल दीजिए, आप भी वोट दे दीजिए, सहमति दे दीजिए, अपने आप आपको वोट मिल जाएगा। परंतु मैं जो स्थिति है, जो सच्चाई है, वो देश की करोड़ों माताओं बहनों को बताना चाहता हूं। ये विधेयक को पहली बार लेकर आए एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री जी थे, तब ये सरकार लेकर आई। मान्यवर, उस वक्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठा करती थी। देवगौड़ा जी की नहीं, और उनके ही कारण गिर गई थी, सरकार में नहीं थे, सरकार में नहीं थे। अरे बैठो यार। मान्यवर, विधेयक सदन में रखने के बाद विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति को दे दिया गया और संयुक्त समिति ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी, परंतु दुर्भाग्य से विधेयक कभी सदन तक पहुंच नहीं पाया, आया ही नहीं। क्या हुआ मालूम नहीं। और जब 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया तो अनुच्छेद 107 के तहत इस विधेयक को लैप्स माना गया और विधेयक वही चला गया। मान्यवर, फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने। 14 दिसंबर 1998 में 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया और ये विधेयक 12वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि इसको पेश ही नहीं करने दिया। कुछ दृश्य हुए थे इस सदन में, मैं बोलना नहीं चाहता। अडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिए गए। नहीं, वो ठीक है। नहीं, अभी भी कर रहे हो ना आप, अभी भी कर रहे हो मान्यवर। और 12वीं लोकसभा के साथ अनुच्छेद 107 के तहत वो विलोपित हो गया। फिर 13वीं लोकसभा में अटल जी ही प्रधानमंत्री थे और हम फिर से बिल लेकर आए और उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। अब किसने नहीं की, किसने नहीं की, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज मैं किसी को दोषारोपण करने के लिए नहीं आया हूं। मगर इस संसद ने, इस सम्मानीय गृह ने कभी न देखे हो इस प्रकार के कुछ दृश्य 13वीं लोकसभा में देखे, जो पुराने अनुभवी सांसद है उन्होंने देखे हैं मान्यवर। और वो भी अनुच्छेद 107 के तहत विलोपित हो गया। इसके बाद में संविधान का 108वां संशोधन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए। मनमोहन सिंह जी संशोधन लेकर आए, वो पहले राज्यसभा में रखा, राज्यसभा में संशोधन पारित हुआ, उसके बाद में लोकसभा में लाने का मौका ही नहीं हुआ और वो विधेयक भी विलोपित हो गया। तो कल जो मैं कहता था अधीर रंजन जी कि विधेयक, आपने कहा कि विधेयक अभी लंबित है, लंबित नहीं है, जिंदा नहीं है, जीवित भी नहीं है। बैठ जाओ, मैं समझा देता हूं। आप बैठ जाइए, मैं समझा देता हूं।
मान्यवर, जब लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा जब विघटित हो जाती है तो अनुच्छेद 107 के तहत लंबित विधेयक जितने भी है वो विलोपित हो जाते हैं, यहां पर नहीं है। नहीं, कल उन्होंने सवाल किया था कि विधेयक क्यों फिर से लाना पड़ा। हमारा विधेयक पड़ा है, नहीं पड़ा है इसलिए विधेयक फिर से लाना। अनुमति नहीं दी आप। मान्यवर, मुझसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, अपने 60 साल का हिसाब नहीं देते हैं। अब कौन समझाए, देश की जनता देख रही है। मान्यवर, ये विधेयक 5 बार आया, 4 बार आया, 4 बार पारित नहीं हो पाया। हर बार इस देश की मातृशक्ति को हमारे सदन ने निराश किया है। मैं आज पक्ष विपक्ष के सभी दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब एकत्रित होकर ये नई शुरुआत को आज सर्वानुमत से संविधान को संशोधित कर कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का। मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई राजनीतिक उठापटक या जवाब देना नहीं चाहता, परंतु कई सारे सवाल उठाए गए। हमारी मंशा पर भी सवाल उठाए कि भाई तुरंत अमल में क्यों नहीं लाते, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और 2026 क्यों। मैं सारी चीजों का एक एक कर जवाब देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 330 में है और इसी तरह से विधानसभाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 332 में है। ये दोनों रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और जनजाति को लागू होती है, दोनों को लागू होती है। मान्यवर, अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए, ओबीसी क्यों नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। मैं सारों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों, मैं अब इस पर आता हूं मान्यवर। अभी जो संविधान संशोधन आया है इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मान्यवर, अब डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा?
ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे, हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे, हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है मान्यवर, कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। और मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है। हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए और एक बार शुरुआत करें, उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन शुरुआत मानते हैं। इनके जो नारे हैं गरीबी हटाओ जैसे हैं, 50 साल हो जाए मगर गरीबी नहीं हटती। हम ऐसे नहीं है मान्यवर, हम तो जो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है मान्यवर। इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। मान्यवर, अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा